आज स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर कि एटम क्या है। पहली चीज कि ये सिलेबस में क्यों है, इस दुनिया का सबसे वीक फोर्स क्या है, सबसे कमजोर बल क्या है। सबसे वीक है ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। कैसे है सबसे कमजोर, कि मान लो एक बेर की झाड़ी है, धरती पे उगी हुई है और उसके एक बेर लगा हुआ है इस साइज का। ये इतनी बड़ी झाड़ी है, और इसके ये एक छोटा सा बेर है। इतनी बड़ी धरती है, उसकी ये हिम्मत नहीं है। ये एक भाई कह रहा है बेर बहुत मोटा हुआ भाई, वो एक बेर इतना मोटा भी आता है जो शिवरात्रि पे चढ़ाए जाते हैं, देख रखा है नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी ठीक, अपनी अपनी सोच है, किसी को यही मोटा दिख रहा है। तो धरती की इतनी हिम्मत नहीं है कि इस बेर को नीचे खींच ले। पहले ये फूल होता है, फिर छोटा सा बेर बनता है, फिर बड़ा होता है, फिर पकता है, फिर इसकी ये डंडी सूखती है, फिर ये नीचे गिरता है। तो बेर भी नीचे तब आया है जब बेर की इच्छा हुई। इतनी बड़ी धरती थी और इस एक बेर को नहीं खींच पाई, तो क्या धरती के पास पावर है। तो सवाल आता है सबसे वीक फोर्स धरती पे कौन सा है, ग्रेविटेशन फोर्स। सबसे स्ट्रोंग फोर्स कौन सा है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, खैर बचपन से नहीं, 7वीं 8वीं क्लास से सुनते आ रहे हैं। हाइड्रोजन है, कार्बन है, हीलियम है, कभी देखा है। एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। असल में ये न्यूक्लियर फोर्स इतने स्ट्रोंग है कि कुछ इलेक्ट्रॉन आते हैं, कुछ प्रोटॉन आते हैं, इनको ये इतना पास में ले आता है कि सब कुछ गायब। न आज तक न्यूक्लियस हमें दिखा है, साइंटिस्टों को दिखा होगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। न हमें इलेक्ट्रॉन दिखा, न प्रोटॉन दिखा, न न्यूक्लियस दिखा। तो सबसे कमजोर फोर्स दुनिया में क्या है, न्यूक्लियर फोर्स दिए जाते हैं। कौन से फोर्स हैं, न्यूक्लियर। अपने चैप्टर का नाम है एटम। हमने आज तक असल में सिंगल एटम भी नहीं देखा है, ना हाइड्रोजन देखा है, ना हीलियम देखा है, ना आयरन देखा है, ना गोल्ड देखा है। सोना भी हम जो घर में देखते हैं ये खूब सारा है। इतने से सोने में जो कान में एक वायर सा नहीं डलता है, उसमें लाखों करोड़ों सोने, एक सोना भी हमने आज तक नहीं देखा है। तो एटम भी बहुत स्मॉल साइज में होता है। इस एटम के बारे में पहले आइडिया नहीं था कि एटम किस तरह का होता है। तो सबसे पहले एक थॉमसन नाम का आदमी आया जिसने ये बताया कि एटम के बारे में सारी डिटेल मैं दूंगा। उस आदमी का नाम था जे थॉमसन। खूब दिमाग लगाने के बाद इसने आइडिया लगाया कि एटम जो होता है वो तरबूज की तरह है। किसकी तरह है, और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बीज की तरह भरे हुए हैं। लोगों ने इससे सवाल किए कि साहब फिर ये घूम कहाँ रहे, बीज तो एक जगह फिक्स होता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी फिक्स है। तो थॉमसन अंकल के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। अकेला थॉमसन नहीं था, उस टाइम गूगल भी नहीं था कि गूगल कर पाता हो कि उसको किसी ने पूछा कि ये कहाँ घूमते हैं, वो फटाफट डाल देता कि जी ये यहाँ घूमते। थॉमसन था, कुछ साथ में आइडिया डाल्टन नाम के साइंटिस्ट के भी थे, लेकिन ये सारे फेल होते गए। थॉमसन के पास कोई आइडिया नहीं था कि एटम कैसा होता है। फिर भी जैसे किसी आदमी को खाना नहीं बनाना आता और घर पे कोई नहीं हो और मजबूरी में वो सब्जी बनाए तो वो किस तरह की बनती है, नया ही फ्लेवर वो उसमें पैदा कर देता है। उसी तरह वैसा फ्लेवर किसने डाल दिया, जे थॉमसन। इसने बताया कि जो एटम है ये किसकी तरह है, वाटरमेलन की तरह है या तरबूज की तरह है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसकी तरह है, बीज की तरह है। आइडिया इसका फेल हो गया और इसके बाद में एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रदरफोर्ड। ये महा आलसी आदमी था, खुद कुछ नहीं करता था। इसने अपने 2 स्टूडेंट थे जिनका नाम था गीगर और मार्सडन। उनको ये कहा
कि जाओ और एक्सपेरिमेंट करके पता लगाओ कि एटम किस तरह का होता है। थोड़े मेहनती थे और उन्होंने क्या किया, यहां एक गोल्ड फॉइल रखी। गोल्ड फॉइल का मतलब है सोने की थैली। अब जहां तक फिजिक्स की और साइंस की बात है, सब कुछ प्रैक्टिकल लगता है। अगर हम प्रैक्टिकली सोचें कि साला अब ये गोल्ड की फॉइल कहाँ मिलती है, सोने की थैली, वो भी आज से 400 साल पहले, फिर भी बेचारे जो दोनों चेले इसके थे, गीगर और मार्सडन, कहीं से जुगाड़ करके लाए और यहां से अल्फा पार्टिकल भेजे इन्होंने। क्या भेजे? अल्फा पार्टिकल पे +2e चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? +2e। और सामने एक लेड सल्फाइड की स्क्रीन लेके खड़े हो गए। ये किस लिए ली गई थी? जब इस पे कोई चार्ज आके गिरता है तो चिंगारी सी निकलती है। क्या निकलती है? जैसे गर्म तवे के ऊपर अगर आप पानी के छींटे डालते हो तो वो बुलबुले से उठते हैं ऊपर, यूं ही लेड सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर अगर कोई चार्ज आके गिरता है तो चिंगारी सी उठती है। तो इन्होंने देखा कि जी यो अल्फा जो था ये इधर चला गया, ये अल्फा इधर चला गया, बीच में से कुछ भी नहीं आया, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। इन्होंने क्या देखा, यहां चिंगारी निकलती है, यहां चिंगारी निकलती है, ऊपर भी निकलती है, यहां भी निकलती है। पहली चीज, बीच में कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये तय था कि यहां से कोई अल्फा पार्टिकल इसमें से निकल के नहीं गया। हुआ क्या था उस अल्फा के साथ? वो आया और अपने ही रास्ते पे वापस चला गया। इस सारी चीज को ऑब्जर्व करने के बाद रदरफोर्ड ने और इसके दोनों स्टूडेंटों ने जो दिमाग लगाया वो ये था कि इन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है। ये सीधी आने वाली चीज ऊपर चली गई, इसका मतलब किसी ने इसको धक्का मारा है। और धक्का कौन मारेगा? जो सेम टाइप का चार्ज होगा। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि हो ना हो बीच में कोई कैसी चीज है, पॉजिटिव चीज है। इस पॉजिटिव ने उस पॉजिटिव को धक्का मारा, यहां से आने वाले को, इसलिए ये बेचारा सीधा आने की बजाय ऊपर चला गया। कोई चार्ज जितनी दूर से आ रहा था वो उतना ही कम मुड़ा और जो पास में आया वो ज्यादा मुड़ा और जो बिल्कुल इसके सामने से आया वो वापस अपने रास्ते पे चला गया। इस प्रैक्टिकल में उन्होंने कुछ पैरामीटर्स को नाम दिया कि कोई चार्ज मान लो यहां से आ रहा था तो ये न्यूक्लियस से इतनी हाइट पे था, इसको नाम दिया गया इंपैक्ट पैरामीटर, या इसको नाम दिया गया संघट प्राचाल। प्राचाल का मतलब होता है दूरी और टक्कर का संघट का मतलब है टक्कर, कि टक्कर करने के लिए ये कितनी दूर से आ रहा था। इस कहानी को समझकर रदरफोर्ड ने और उसके दोनों स्टूडेंट्स ने कुछ चीजें ऑब्जर्व की। क्या क्या ऑब्जर्व की? कि कुछ अल्फा पार्टिकल कम मुड़ते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल ज्यादा मुड़ते हैं, दिख रहे हैं सामने, और कुछ एक ऐसे होते हैं अपने ही रास्ते पे वापस चले जाते हैं। तीनों चीजें दिख रही है, ये कम मुड़ता है, ये ज्यादा मुड़ता है और ये एक बेचारा अपने ही रास्ते पे वापस चला जाता है। तीन चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की, जो दूर है वो कम मुड़ता है, पास है वो ज्यादा मुड़ता है और एक अपने ही रास्ते पे वापस चला जाता है। यहां से इन्होंने बताया कि जो एटम होता है इसके बिल्कुल बीच में कोई पॉजिटिव चीज है। रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये क्या था? दे सेड दैट देयर इज सम पॉजिटिव पार्ट इन मिड ऑफ एटम। एटम के बीच में कोई पॉजिटिव चीज है जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, विच इज न्यूक्लियस। उन्होंने ये बताया कि किसी एटम के बिल्कुल बीच में कोई पॉजिटिव चीज होती है जिसको क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियस नाम दिया जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं।
कैसी ऑर्बिट में घूमते हैं? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, सभी इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे सवाल हमसे क्या पूछा जाएगा उसको सुनना ध्यान से। देखो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्या किया है, यहां बीच में गोल्ड न्यूक्लियस है, सोने की थैली है, गोल्ड को AU से लिखते हैं और ये 79 नंबर पे आता है। हम ये कह सकते हैं कि इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं? 79। यहां से कौन आ रहा है? अल्फा आया, यहां रुका और यहां से वापस चला गया। इस पॉइंट पे ये 1 सेकंड के लिए रुकता है, यहां से ये लेके आता है काइनेटिक एनर्जी, चलता हुआ आ रहा था और इस पॉइंट पे ये सारी काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है पोटेंशियल एनर्जी में या स्थितिज ऊर्जा में। अगर ये Q1 है, ये Q2 है और इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिया जाता है K Q1 अपॉन। हमसे पेपर में सवाल ये पूछा जाएगा कि जब अल्फा पार्टिकल इसके पास आता है तो मिनिमम कितनी डिस्टेंस से वापस चला जाता है, इसको बोलते हैं मिनिमम अप्रोचिंग डिस्टेंस। सवाल हमसे यह किया जाएगा कि जब कोई अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड की तरफ आता है तो कुछ डिस्टेंस से वापस आता है, ये डिस्टेंस कितनी होती है? हमने करना क्या है, यहां दी हुई है काइनेटिक एनर्जी, इसको किस में चेंज करना है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम यहां लिख देंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में बदल गई? पोटेंशियल में। जो गतिज ऊर्जा थी वो किस में बदल गई? स्थितिज ऊर्जा में। इसको तो लिख देंगे KE से, KE का मतलब है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का फॉर्मूला है K Q1 अपॉन R। K की जगह लिखेंगे K, Q1 है पहला चार्ज, कितना चार्ज है इस पे? 2 ही है। याद है भी हमने कहा था अल्फा पार्टिकल पे प्लस 2 ही चार्ज होता है, तो Q1 की जगह लिख देंगे 2 ही। Q2 है, ये कितने प्रोटॉन है इसमें? 79 अपॉन R। यहां से R बराबर आता है K इंटू 2E इंटू 79E अपॉन काइनेटिक एनर्जी। जब भी मिनिमम अप्रोचिंग डिस्टेंस पूछी जाए या न्यूनतम पहुंच की दूरी पूछी जाए तो क्या करेंगे? जितनी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इसको किस में चेंज कर देंगे? पोटेंशियल या स्थितिज में। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ आएगा, उसकी वैल्यू रख देंगे, रखते ही उत्तर आ जाएगा। कैसे? एक सवाल करके देखते हैं हम। एन अल्फा पार्टिकल कम्स विथ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी towards gold foil. Find minimum approaching distance। यदि कोई अल्फा कण 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा से स्वर्ण पन्नी की तरफ आए तो न्यूनतम पहुंच की दूरी होगी। देखो यहां लिखेंगे काइनेटिक और इसको बराबर कर देंगे किसके? पोटेंशियल। सिर्फ वैल्यू रखनी है, उत्तर मिल जाएगा। काइनेटिक कितनी दे रखी है? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां कितनी लिखेंगे? K Q1 है 2 ही,
Q2 है 79E अपॉन आर, आर इधर आ जाएगा, इसको यहां ले आएंगे। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ 2E79E अपॉन 2, मेगा को लिखेंगे 10⁶ और ये रहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का E। ये काट देंगे और जो बचेगा उसको सोल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा किस चीज का, मिनिमम अप्रोचिंग डिस्टेंस। जो कैसे कैलकुलेट करते हैं अनिल कुमार, किसी काइनेटिक एनर्जी को बिल्कुल किसके बराबर कर दिया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। रदरफोर्ड ने अपना सारा ज्ञान जब पेल लिया था, जब उसका जी भर लिया था, हाँ जी मेरा सारा ज्ञान मैं बता चुका हूं, तब लोगों ने उससे सवाल पूछने शुरू किए। पहला सवाल उससे पूछा गया, वेयर इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग। सवाल ये था कि भाई साहब आपने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे पाथ में घूमता है, सर्कुलर। तो इसे सवाल किया गया कहां से घूमता है, क्या ये यहां घूम सकता है या यहीं घूमेगा या और बाहर भी जा सकता है। और रदरफोर्ड का मुंह यूं, नो आइडिया, आइडिया की सिम भी नहीं थी, गूगल भी नहीं था। दूसरा सवाल किया गया, व्हाट विल बी दी वेलोसिटी। कि रदरफोर्ड अंकल आप ये बताओ कि जब ये घूमता है तो किस स्पीड से घूमेगा, क्या इसको जल्दी है कि छुट्टी होने वाली है फटाफट घूम रहा है, या तसल्ली से घूमेगा। फिर यूं हो गया, कोई जवाब नहीं था। ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल रदरफोर्ड से किया गया, नंबर 3, आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित करता है, तो क्या यह अंत में नाभिक में गिरता है। उससे सवाल किया गया कि आप कह रहे हो, जैसे मान लो हमें यहां से ये कहा जाए कि गोल गोल घूमते रहो सारे दिन, एक चक्कर मारा, 2 चक्कर, पहले में एनर्जी रहेगी, जोर से बोलो जय माता, दूसरे में जोर से, और चौथे चक्कर में आके बैठ जाएंगे, कंटिन्यू एनर्जी क्या होती जाएगी, कम। तो इससे सवाल किया गया कि आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है, शुरू में इतना घूमा, फिर धीरे धीरे कम होता गया और लास्ट में आके कहां गिर गया, न्यूक्लियस। क्या ऐसा होता है। और रदरफोर्ड का मुंह फिर यूं था, नहीं पता। इन तीनों चीजों की वजह से रदरफोर्ड का फॉर्मूला भी क्या हो गया, फेल हो गया। ही वाज सेइंग दैट इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू इमिट्स एनर्जी, will electron finally falls in nucleus। उससे सवाल किया गया था कि आपके ज्ञान के हिसाब से इलेक्ट्रॉन लास्ट में अंदर गिर जाना चाहिए, तो क्या ये अंदर गिरता है, और इसका जवाब उसके पास नहीं था। इन सब सवालों के जवाब लेकर धरती पे पैदा हुए नील्स बोर। कौन पैदा हुए, याद है KGF, चारों तरफ था मचा हाहाकार, तब मां की आई पुकार, और फिर कौन आया, नील्स बोर। रॉकी नहीं आया, बोर आया। इसने पहले सारी चीजें सुनी कि क्या क्या तकलीफ है, और फिर इसने पहली चीज क्या कही कि देखो घूमता तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ही है, लेकिन अंदर क्यों नहीं गिरता है, कि जब इलेक्ट्रॉन यूं गोल घूमता है तो उसने बताया कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं mv² अपॉन। इसने बताया कि बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है mv² अपॉन। ये सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं है, अगर आप घूमते हो तो आप पे भी लगेगा, कितना, mv² अपॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव, और बीच में जो न्यूक्लियस होता है वो होता है पॉजिटिव। वो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन। हाइड्रोजन है तो 1 प्रोटॉन, हीलियम है तो 2, लिथियम है तो 3,
मतलब इसके अंदर जेड प्रोटॉन है। जेड का मतलब है कितने नंबर का एटम है, पहला है तो एक, दूसरा है तो दो। ये प्लस है, ये माइनस है, ये इसको अंदर खींचता है। प्लस और माइनस के बीच में एक कूलाम्ब्स लॉ लगता है जिसको हम बोलते हैं Q1Q2/R²। तो बोर अंकल ने बताया सारी परेशानी देखते हुए कि न तो ये बाहर गिरता है न ही ये अंदर गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि बाहर की तरफ तो फोर्स कितना लगता है, mv²/, और अंदर कितना लगता है, KQ1Q2/। उन्होंने बताया कि ये जो mv²/r है ये बराबर होता है किसके, KQ1Q2/r²। mv²/r के Q1 ये है प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस, Q2 ये है इलेक्ट्रॉन अपॉन R²। अगर आपको कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर याद रखना है तो आपको तीन चीजें याद रखनी है, और वो तीनों ही चीजें किसने बताई है, नील्स बोर ने। पहली चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है mv²/r, और अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है kZe²/r²। मन में है क्या जी, रटना है, ये बिल्कुल रट लेना है। बाहर की तरफ का फोर्स है mv²/r और अंदर की तरफ का फोर्स क्या है, kZe²/r²। दूसरी उसने बताई, सवाल किया गया था इलेक्ट्रॉन कहां घूमता है। याद है अभी रदरफोर्ड से सवाल किया था, क्या यहां घूमता है या यहां घूमता है या यहां घूमता है। उसने बताया इलेक्ट्रॉन विल ओनली रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट वेयर mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। इलेक्ट्रॉन वही घूमता है जहां इसका mvr, या इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, या बोलते हैं कोणीय संवेग। इलेक्ट्रॉन वही घूमता है जहां इसका एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, nh/2π। अब ये यहां घूमेगा, यहां घूमेगा, यहां घूमेगा, ये इस चीज से तय होगा। अगर n 1 लिख दें तो इलेक्ट्रॉन वहां घूमेगा जहां mvr की वैल्यू कितनी है, h/2π। अगर n 2 लिख दें, ये पहली ऑर्बिट, यहां इसका mvr बराबर आना चाहिए nh/2π। दूसरा वहां घूमेगा जहां 2h/2π। तीसरा वहां घूम सकता है जहां 3h/2π। बोर ने अपनी दूसरी थ्योरी में यह बताया इलेक्ट्रॉन वही घूमता है जहां उसका mvr किसके बराबर हो, nh/2π। और तीसरा इसने बताया, नंबर 3, जो रदरफोर्ड की थ्योरी थी वो ये बोलती थी कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू एनर्जी छोड़ रहा है। ये बोलता है कंटिन्यू एनर्जी स्पेक्ट्रम, निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित होगी। बोर ने इसको सही किया कि ऐसा नहीं होता है। मान लो ये है लो एनर्जी लेवल और ये है हाई एनर्जी लेवल। ये क्या है जो हम बचपन से सुनते हैं, 1s 2s 2p 3s। मान लो ये है 3s और ये है 3p, ये है 3p, ये है 3d, इस तरह के कोई ऑर्बिट हो। यहां से जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तब तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या अवशोषित करता है, और जब ये नीचे आता है तो एनर्जी इमिट करता है या उत्सर्जित करता है। नील्स बोर ने अपनी 3 थ्योरी क्या क्या दी है। पहली चीज, जब इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है तो kZe²/r² बराबर होता है mv²/r के। इलेक्ट्रॉन वही घूमता है जहां mvr बराबर होता है nh/2π के, और अगर ये ऊपर जाए तब तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और नीचे आए तो एनर्जी इमिट करता है या उत्सर्जित करता है। ठीक बात है।
इन तीनों चीजों को काम में लेकर बोर ने उन सब सवालों के जवाब दिए जो उससे पूछे गए थे। नंबर 1, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, उससे सवाल किया गया था कि इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है पहले चक्कर में, इसकी रेडियस कितनी होती है। तो कैसे निकाला उसने ऊपर लिखा कि mv²/r बराबर है kZe²/r² के, और दूसरी चीज mvr किसके बराबर है, NH/2। एक आर से एक आर काट दिया, हमें आर की वैल्यू चाहिए, यहां से v की वैल्यू इसमें रख दो। v बराबर क्या लिख सकते हैं, NH/2πmr, ये रख दो, उत्तर आ जाएगा। स्क्वायर करोगे तो आएगा n²h² 4π²m²r² kZe²/r, एक आर से एक आर काट दो, इसको पूरे को यहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ, एक m से एक m काट देंगे, उत्तर आता है n²h² 4π²m kZe²। ये थी रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग पहले ऑर्बिट की रेडियस या त्रिज्या, जिसका फॉर्मूला उसने दिया है n²। n क्या है, कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, पहले में घूमता है तो 1 है, दूसरे में घूमता है 2 है, तीसरे में घूमता है 3 है। h है प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, 4 है, पाई है। m है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻31, के कुलाम्स लॉ में एक कांस्टेंट आता है जिसकी वैल्यू याद हो तो 9 इंटू 10⁻9 आती है। Z हाइड्रोजन के 1 है, हीलियम 2 है, लिथियम 3 है, कंटिन्यू टेबल चलती है। और E फिर से है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू है 1.6 10⁻⁻। दो चीजें बदलती है, एक तो n² और एक Z। यहां से नील्स बोर ने बताया कि R इज प्रोपोर्शनल टू होता है n²/Z। अगर फर्स्ट ऑर्बिट हो तो रेडियस होगी 1, सेकंड हो तो n की जगह कितना ले लेंगे, 2, ये लो, दूसरे की आएगी 4, 3 लोगे तो क्या आएगी 9। बोर ने ये बताया कि जो हम ये बार बार छोटी क्लासों से ये खींचते आ रहे हैं, अगर इसकी रेडियस R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3 है, तो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 1:9 होता है। क्या नील्स बोर ने इसके आगे भी कुछ बताया था? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।